फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज अभी की पाठशाला। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूं। जी हाँ, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, जिसको आप लोग ब्लूम की वर्गीकी के नाम से भी जानते हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ा है आप लोगों ने, जी हाँ, बेंजामिन ब्लूम जो एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, तो उनकी टेक्सोनॉमी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, उनकी वर्गीकी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और इनकी टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूंगी कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप किसी भी टीचिंग लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बीएड, बीटीसी या कोई अदर एनआईओएस टाइप डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री होल्ड कर रहे हैं, अगर आप पाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा सो दैट आपको ब्लूम जी के बारे में ना सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। जी हाँ, बेंजामिन ब्लूम, जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं आप लोगों को एक जनरली बता रही हूँ फॉर योर नॉलेज। बेंजामिन ब्लूम इनका पूरा नाम है और ये एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। सो अब हम इनकी टेक्सोनॉमी को पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत हमें क्यों है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है या हमें कहाँ ये हेल्प करती है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक टीचर, जैसे अभी मैं हूं आप लोगों के लिए, एंड अगर आप लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप बनने वाले टीचर हैं, लाइक भावी शिक्षक हैं आप। सो आपको ये ब्लूम टेक्सोनॉमी एक स्टूडेंट को किस लेवल पे हम उसको पढ़ाना है, किस लेवल पे हम उसे एनालाइज करना है, या जो हमने पढ़ाया है वो हमें किस लेवल पे देना है, तो इन सब चीजों के लिए, मतलब जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, सीखने के जो उद्देश्य होते हैं, उसके लिए बेसिकली आपकी जो टेक्सोनॉमी है वो यूज होती है। ठीक है, और मुझे पता है फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी और आगे भी अच्छी लगेगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। और सब्सक्राइब करने के बाद बस छोटा सा काम आपको और करना है, वो ये करना है कि आपको बस बेल आइकन प्रेस कर देना है सो दैट आप मेरी सारी आने वाली वीडियोस के लिए ना नोटिफाइड होते रहे। सो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है दैट इज यूज फॉर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सीखने के उद्देश्यों के लिए आपकी ब्लूम की टेक्सोनॉमी यूज होती है या ब्लूम की वर्गीकी यूज होती है। अब इसमें हम लोग कुछ 3 डोमेन्स पढ़ते हैं और उन डोमेन्स के अंदर कुछ फर्दर लेवल्स आ जाते हैं, स्टेजेस आ जाते हैं। और लाइक आपका ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन सीटेट हो गया, यूपीटेट हो गया, इसमें मिलेगा ही मिलेगा आपको, मतलब जरूर मिलेगा। अभी रिसेंटली क्या, मतलब अगर मैं 2 साल पहले की बात बताऊं तो 2018 के पेपर में भी आप उठा के देखोगे तो ये आया है, ब्लूम टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन 2019 में भी आया है। सो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है ये टॉपिक। ये आपके कुछ डोमेन्स हैं, 3 डोमेन्स, जिनके अंदर आपके कुछ लेवल्स या स्टेजेस भी आते हैं। आप लोगों के लिए बहुत इजी करने के लिए मैंने इसको एक चार्ट के थ्रू क्लासिफाई कर दिया है सारी चीजों को। आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर मैं गारंटी देती हूँ ब्लूम से टेक्सोनॉमी में कुछ नहीं आएगा अगर आप सिर्फ इतना सा पढ़ लेते हो फ्रेंड्स। सो आपका सबसे पहला डोमेन जो आता है वो आता है कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा डोमेन आपका आता है अफेक्टिव डोमेन। तीसरा डोमेन आपको सिर्फ 3 नाम जो होते हैं ना, उस तरीके से आप पूछ सकते हैं, मतलब आपके एग्जाम में 3 तरीके के नाम से आ सकता है, जैसे सेंसरी, ठीक है, कोनेटिव एंड साइकोमोटर। ठीक है, इन तीनों नाम से ही आपका ये होता है, मतलब तीनों ही नहीं आते हैं लेकिन हाँ, या तो उसको आप सेंसरी बोल देते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, या वो आपका कोनेटिव आ जाता है, या आपका साइकोमोटर के नाम से आ जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों के तीनों नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं जिससे आप आगे कंफ्यूज ना हो कभी। अब मैं इनके बारे में बताती हूँ कि इनके अंदर लेवल्स क्या होते हैं या स्टेजेस कौन कौन सी आ जाती हैं। तो लेवल्स और स्टेजेस हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमें पता हो कि ये जो डोमेन्स मैंने बताए उनका क्या मीनिंग है, उनका क्या पर्पस है। तो ये जो कॉग्निटिव डोमेन है, मतलब संज्ञानात्मक, आपके दिमाग से रिलेटेड, आपके सोचने विचारने से रिलेटेड, सो ये जो आपका डोमेन आता है वो कॉग्निटिव डोमेन आता है। अब इसके अंदर जो लेवल्स आएंगे, जो स्टेजेस आएंगे, वो उसी से रिलेटेड होंगे जो हमारे ब्रेन से, संज्ञाओं से, संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड होंगे। सो अब हम पढ़ते हैं इसको। ये मैंने जो आपका अगर पिरामिड स्ट्रक्चर आप लोगों ने कभी सुना होगा तो इस तरीके का जो आपका पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, इसको मैंने उल्टा बनाया हुआ है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे नंबरिंग लिखी है वो आपका लोअर टू हायर लिखा है। ठीक है, इस टाइप का पिरामिड बना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नॉलेज, जो आप पहला लिखा हुआ देख रहे हैं, नॉलेज।
रिमेंबर, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे अंडरस्टैंड या कॉम्प्रीहेंशन, देन आ जाएगा आपका एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, इवेलुएट एंड क्रिएट। क्रिएट वाला आपका सबसे लास्ट में आएगा फ्रेंड्स। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका ये जो कॉग्निटिव डोमेन में 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मतलब ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है सारे एग्जाम्स में मोस्टली। सो आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें आपको ना अलग अलग नेम्स से पूछ लिया जाता है। तो मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब आप छोटे पे होते हो, या आप बचपने में होते हो, या बचपन की जो आपको याद भी होगा शायद, कि सबसे पहले आपको ना रोट लर्निंग करवाई जाती थी। नॉलेज मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो, अगर मतलब उसको सीखना है, समझना है, दिमाग का अगर काम है, तो आप क्या करोगे, पहले नॉलेज गेन करोगे उसके बारे में, ठीक है, मतलब बोध करोगे उस चीज का, ठीक है, या फिर आप उसको रिमेंबर भी कह सकते हो कि आप उसको पहले रिमेंबर करोगे, रिमाइंड करोगे। सपोज आप लोग अगर छोटे बच्चों को देखें, क्योंकि ये जो शुरू के 3 लेवल्स होते हैं ये लोअर लेवल्स होते हैं, और जो लास्ट के 3 होते हैं ये जो मैंने लिखे हैं ये हायर लेवल के हैं, ठीक है, थिंकिंग स्किल्स के। तो अब आपके क्या हो गए कि आप लोगों को अगर कोई भी बचपने में, आप देखो सबसे पहले क्या डॉट रख के बच्चों को सिखाया जाता है करना, ठीक है, फिर ये ए हो गया, तो उन्होंने लर्न कर लिया कि भाई 1 से लेके 10 तक उन्हें पहले काउंटिंग लर्न करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, तभी वो आगे की काउंटिंग कर पाएंगे, या 20 तक लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। जब 1 से लेके 10 तक आपका लर्न हो जाता है, तो वो आगे तक सारी काउंटिंग्स करने लग जाता है, ठीक है। तो वो तो पहले आपको रोट लर्निंग करवानी पड़ती है ना, पहले आपको याद करवाना पड़ता है वो चीज। उसके बाद आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब अब आप उसको समझ चुके हो, अब आप उसको सीखने लगते हो, अंडरस्टैंड करने लगते हो, ठीक है। 1 से लेके 10 तक लिख लिया, 11 से लेके 20 तक लिया। अब 20 तक लिखने के बाद बच्चा क्या सोचेगा कि 21, फिर 22, क्योंकि उसे पता लगने लगता है कि 1 से 10 तक की जो मुझे नॉलेज दी गई थी उसी से रिलेटेड हमें आगे बनाना है, तो उसको वो अप्लाई करने लगता है, ठीक है। पहले तो वो समझता है, उसके बाद उस चीज को वो अप्लाई करने लगता है। वो काउंटिंग अगर उसे आप 1000 तक दे दो ना, तो वो 1000 तक काउंटिंग लिख देगा बच्चा। उसके बाद वो एनालाइज करता है, हाँ भाई काउंटिंग तो हो गई, अब हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, हम इन नंबर्स के साथ खेलने लगते हैं, ठीक है। बच्चे खेलने लगते हैं इन नंबर्स के साथ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मैथ्स के जो भी टीचर है उनको आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी है अगर आप, तो आपने मैथ्स तो पढ़ी होगी ना, आपको भी इसी तरीके से सिखाया गया होगा कि आपको मैथ्स कैसे करनी है, और जो क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस तक आपको पहले ही लेवल पे नहीं पहुंचा दिया गया, नहीं, आपको पहले काउंटिंग सिखाई गई, फिर उसके बाद आप लोगों को 2 डिजिट नंबर लिखने सिखाए, फिर 3 डिजिट नंबर पे आप आए, फिर उसके बाद आपकी ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आपकी चीजें आने लगी। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपने अप्लाई कर लिया, उसको एनालाइज। अब ये जो एनालाइज वर्ड यहाँ पे लिखा है ना, ये एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, उसको बहुत ध्यान से समझना है। क्यों? क्योंकि एनालाइज करना मतलब चीजों को तोड़ मड़ोड़ के देखना, ब्रेक डाउन करके देखना, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके देखना, तो वो आपकी चीजें आ जाती है एनालिसिस में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इवेलुएट। जब आपने एनालाइज कर लिया कि क्या चीज है क्या नहीं है, या चीजों को तोड़ के देखना शुरू कर दिया, तोड़ मरोड़ के इन द सेंस कि आपने सोचा कि 2 + 4 = 6 होता है, तो अगर मैं 6 - 4 करूंगा तो = 2 होता है। तो वही डिजिट्स हैं, उनको आपने मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया और अपने अकॉर्डिंग उसको तोड़ मरोड़ के एनालाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है, वेरीफाई करना शुरू कर दिया। तो ये आपका इवैल्यूएशन हो गया, करेक्शन हो गया, चेक करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आपका आता है क्रिएट। जब आपने सब चीजें सीख ली, कर ली, उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे, आपने सब कुछ एक क्रिएट कर लिया अपने माइंड में कि हाँ ये चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। भाई टीचर कैसे बनोगे आप? टीचर कैसे बनते हैं? पहले खुद पढ़ते हैं ना, खुद वो चीज का नॉलेज रखते हैं, एनालाइज करते हैं, अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, ठीक है, उसके बाद ही वो पूरा अपना कंटेंट तैयार करते हैं। या मैं आपके लिए अगर वीडियोस बनाती हूँ, एजुकेशनल वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ, कोशिश क्या मेरी यही पूरा होता है मोटिव, या हर टीचर का ये मोटिव होता है कि बच्चे को पूरी इंफॉर्मेशन मिले, पूरी नॉलेज मिले, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में दिखाई गई है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट डोमेन की तरफ, दैट इज अफेक्टिव डोमेन, जिसको हम कहते हैं। सो आपका इफेक्टिव डोमेन में आपकी कितनी चीजें आ जाती हैं? 5 चीजें आ जाती हैं, आपकी पूरी 5 चीजें, ठीक है। तो पहला आपका आ जाता है रिसीविंग। अफेक्टिव डोमेन, पहले मैं आप लोगों को बता दूं क्या होता है। अफेक्टिव मतलब जो हमारे दिल से रिलेटेड है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारे दिल से, हमारी फीलिंग से, इमोशन से, वैल्यूज से जो रिलेटेड है ना, वो चीजें जो है वो आपकी अफेक्टिव डोमेन के अंदर आ जाएंगी। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि अफेक्टिव डोमेन में आपकी 5 चीजें आ जाती हैं। मतलब कोई भी चीज है,
आपके सामने कोई घटना घटी, ठीक है, या आपकी फीलिंग्स या इमोशंस, तो उसको आपने रिसीव किया पहले, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम रिस्पॉन्ड करते हैं। अब अगर आपके फ्रेंड ने आपके एक चांटा जोर से खींच के मार दिया तो क्या होगा? ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा, दर्द भी होगा गाल पे, है ना? तो आप क्या करोगे? उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे? रिस्पॉन्ड करोगे, बिकॉज आपको दर्द हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है वैल्यूइंग। अब उसके लिए आप लोगों ने क्या बनाना शुरू कर दिया? परसेप्शन। हाँ, इसने मुझे एक मारा, मैं भी इसके मार दिया, लेकिन क्या मैंने सही किया, नहीं किया? आप उस चीज की वैल्यूइंग करते हो, आप इवेलुएट करते हो। उसके बाद आपने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, इमोशंस को ऑर्गेनाइज करना, नहीं यार कंट्रोल, अरे यार कर लेना चाहिए, हो जाता है, मैंने मार दिया, उसने मार दिया, हिसाब बराबर, बस चलो, फ्रेंडशिप नहीं टूटनी चाहिए। उसके बाद इंटरनलाइजिंग वैल्यूज, हमें वैल्यू पता चली फ्रेंडशिप की, तभी तो हमने ये ऑर्गेनाइज किया, ये तभी तो हमने एनालाइज किया। तो बस नहीं, अपने तो अपन लोग दोस्त दोस्त हैं, तुमने एक मारा, मैंने तेरे एक मार दिया, कोई गल नहीं, ठीक है। तो ये सब आपके आ जाते हैं अफेक्टिव डोमेन्स में। ये आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। एंड नेक्स्ट और लास्ट आपका आता है यही साइकोमोटर डोमेन, जिसे हम कोनेटिव के नाम से भी जानते हैं और सेंसरी के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एंड यस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब अभी कर दीजिएगा अगर नहीं किया, ओके। वहां पे आपको एक घंटी जैसी दिखेगी बनी हुई, सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन मिल जाए, सारी वीडियोस मिल जाए आपको मेरी। नेक्स्ट, सो अब हम फिर से आते हैं इसमें बैक टू स्टडीज। इसमें आपका जो पहला लेवल आता है रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट का मतलब होता है जो हमारे बस में नहीं होता, लेकिन बस हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे हमारी पलके, ठीक है, झपक रही है ऐसे, इस तरीके से, हमारा इसमें वो कंट्रोल नहीं है, ये हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। या जब हम कुछ जली हुई किसी गर्म चीज को छू लेते हैं, तो अचानक से अपना हाथ हमारा अपने आप ही क्या होता है, हो जाता है कि हाँ नहीं बहुत बहुत गर्म है, हम हटा लेते हैं, दूर हटा लेते हैं उससे हाथ, या ठंड लगती है तो ऐसे करने लगते हैं, शिवर करने लगते हैं, हमारे होठ अपने आप कांपने लगते हैं। दैट इज रिफ्लेक्स मूवमेंट, ठीक है। अब मैं आपकी बात करती हूँ बेसिक मूवमेंट्स। बेसिक जो हम लोग हाथ, जैसे मैं आपके सामने हाथ हिला हिला के बात कर रही हूँ, या ऐसे अपने पॉइंट आउट करने के लिए अपने हैंड यूज कर रही हूँ, दिस इज द बेसिक मूवमेंट। परसेप्चुअल एबिलिटी आपकी क्या होती है? परसेप्चुअल एबिलिटी मतलब बच्चा क्या सोच रहा है, क्या परसेप्शन बना रहा है, क्या उसका व्यू है, किसी भी सिनेरियो में वो क्या सोच रहा है, क्या किस तरीके से वो उस चीज को ले रहा है, किस तरीके से वो अपने माइंड में उस चीज को गैदर कर रहा है, तो वो सब आपकी परसेप्चुअल एबिलिटी आ गई। नेक्स्ट आपकी फिजिकल एबिलिटी। फिजिकल एबिलिटी आपकी बेसिक मूवमेंट टाइप ही होती है कि फिजिकली वो किसी भी चीज को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस टाइप से एक्शन ले रहा है। साइकोमोटर स्किल्स का मतलब ही यही होता है फ्रेंड्स कि आप लोग फिजिकली कोई भी चीज करो, फिजिकली कोई भी काम करो, दैट इज साइकोमोटर एक्टिविटी या फिर फिजिकल एक्टिविटी। सो फ्रेंड्स, ये आपकी फिजिकल एबिलिटी हो गई। नेक्स्ट इज स्किल्ड मूवमेंट्स। अब क्या है ना, बच्चे को सब कुछ समझ में आ गया है, उसने पलके झपकाना ये तो होता ही है, नॉर्मल, हमारे साथ भी होता है। बेसिक मूवमेंट्स में उसने सीख लिए, उसके बाद उसकी परसेप्चुअल एबिलिटी, अपनी खुद की सोचने समझने की सीखने की क्षमता जो है वो आने लगी। उसके बाद उसने फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो किसी भी चीज में माहिर हो गया, मतलब फिजिकली वो स्किल्ड हो गया। स्किल का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि वो किसी भी चीज में एक तरीके से महारत हासिल करना, ठीक है। जैसे अगर कोई भी बच्चा है, उसने मतलब एक्शंस करने स्टार्ट कर दिए, मूवमेंट्स करने स्टार्ट कर दिए, उसके पास एबिलिटी है, अब उसने से स्किल कर लिया कि नहीं मुझे स्किपिंग बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज में स्किपिंग बहुत अच्छी लगती है, क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो उसमें वो स्किल्ड हो गया कि बैट्समैन के मुझे बहुत अच्छा लगता है बैटमैन बनना, या फिर मुझे फील्डर बनना बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करता हूँ या फील्डिंग करता हूँ या करती हूँ। तो वो चीज आपकी स्किल्ड मूवमेंट के अंदर आ गई। आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल ब्लैंक हो, लेकिन आ जाएगा समझ में। और अगर नहीं, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो को एक बार फिर से जाके देख लेना, रिप्ले करके देख लेना, जिससे आपको समझ में आ जाए और आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाए, फोटो कॉपी हो जाए फ्रेंड्स। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रही होगी ये बात मेरी। यस, एंड जो लास्ट आता है हमारा, जो इसमें गिवन है, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन मतलब रिलेट करके वो किसी ना किसी चीज से, या नॉन रिलेटेबल कम्युनिकेशन करता है। इसका मतलब वो अपनी चीजों को समझने लगता है, सीखने लगता है, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो कम्युनिकेट करता है सामने से। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आप लोगों को सारी चीजें जो है ना ये समझ में आ गई होंगी, एक तरीके
तरीके से सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो प्लीज आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जरूर मैसेज कीजिएगा। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाके मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं मेरे, एंड फेसबुक पेज का भी लिंक मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। मेरी सारी वीडियोस वहां पे भी अवेलेबल है, एंड कोई भी चीज अगर आपको डिस्कस करनी है तो आप टेलीग्राम पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं मेरे ग्रुप पे। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। सो यस, स्टे ट्यून्ड एंड लाइक दिस वीडियो। अदर वीडियोस भी देखिएगा, अदर वीडियोस भी मैंने बनाई है CDB की। तो अब बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।